बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। आज हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फेज है। सैम्पल डेटा की इंफॉर्मेशन पे बेस करता है। हम सैम्पल डेटा की बेस पे अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू पे ही हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं। We reject the hypothesis. Rejection of a hypothesis means कि हम अपने hypothesis को false declare करते हैं. We accept the hypothesis. Acceptance of hypothesis का मतलब ये नहीं है कि हम अपने hypothesis को accept कर रहे हैं. It means कि हमारे पास कोई भी sufficient evidence नहीं है जिस वजह से हम अपने hypothesis को reject कर सकें. इसीलिए हम अपने conclusion में reject और do not reject के words use करते हैं. Null and alternative hypothesis. Null hypothesis. Basically under the assumption that null hypothesis is true, इस assumption के थ्रू हम अपने possible rejection को टेस्ट करते हैं. It is denoted by H naught. Alternative hypothesis, जब null hypothesis H naught reject होता है तो alternative hypothesis accept होता है. It is denoted by H1 और HA. Mostly H1 ही use होता है. For example, अगर null hypothesis H naught mu equals to 30 है तो alternative hypothesis की 3 possibilities बनेंगी. H1 mu does not equals to 30, H1 mu greater than 30, H1 mu less than 30. ये 3 possibilities बनती हैं. एक और बात यहाँ पे मैं बताती चलूँ जो कि important है कि equality alternative hypothesis में use नहीं होगी. ना ही equal use होगा, ना ही less than and equal use होगा, ना ही greater than and equal use होगा. Level of significance. बेसिकली सिग्निफिकेंस लेवल एक टेस्ट की प्रोबेबिलिटी होती है जो कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए यूज होता है व्हेन H नॉट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू. इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. अल्फा को साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं. मोस्टली जो यूज होती हैं अल्फा की वैल्यूज वो 0.05 और 0.01 भी हैं. और भी हो सकती हैं, डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज होती हैं वो ये दो हैं. अगर हमारे पास अल्फा इक्वल टू 5% है तो इसका मतलब है कि 100 में से 5 चांसेस हैं कि हम अपने ट्रू नल हाइपोथेसिस को इनकरेक्टली रिजेक्ट करते हैं. कि हमारे पास 100 में से 5% होता है कि एरर आने के चांसेस हैं कि हम अपने सही जो H नोट है उसको गलत रिजेक्ट कर दें. अगर तो हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन है देन हम वो यूज करेंगे, अदरवाइज हम अल्फा की वैल्यू 0.05 लेते हैं. टेस्ट स्टैटिस्टिक. सैम्पल स्टैटिस्टिक नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमें प्रोवाइड करता है वो होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक. टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफरेंट होते हैं सबके. एफ का डिफरेंट, टी का, जेड का, काई स्क्वायर के, इन सब के डिफरेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होते हैं. बेसिकली टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं सैम्पल डेटा के थ्रू कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए. हर टेस्ट स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. टेस्ट स्टैटिस्टिक ये प्रूव नहीं करता कि हमारे हाइपोथेसिस करेक्ट हैं. बेसिकली ये हमें हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एक एविडेंस देता है. अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि सैंपल डेटा के थ्रू हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं. ये जो एविडेंस है ना ये वही होता है. ये हाइपोथेसिस के अगेंस्ट हमें जो एविडेंस दे रहा है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है. फिर हम उसको कंपेयर करते हैं जिस वजह से हम कंक्लूजन निकालते हैं. मोस्ट कॉमनली जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होते हैं वो नॉर्मल, विच इज जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर एंड एफ टेस्ट. क्रिटिकल रीजन. क्रिटिकल रीजन बेसिकली टेस्ट स्टैटिस्टिक के में एक सेट ऑफ वैल्यूज है जो कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करती है. अगर हमारा ऑब्जर्व टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्रिटिकल रीजन में लाई कर है, ऑब्जर्व टेस्ट स्टैटिस्टिक मींस कि हम जो सैंपल डेटा से कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं उसको ऑब्जर्व वैल्यूज भी कहा जाता है. अगर वो हमारे क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं. क्रिटिकल रीजन इज आल्सो नोन एज रिजेक्शन रीजन. वो वैल्यूज जो रिजेक्शन रीजन को एक्सेप्टेंस रीजन से सेपरेट करती हैं वो क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं. आपको ये डायग्राम में नजर आ रही होंगी दो वैल्यूज -a और a. ये जो दो वैल्यूज हैं ये नेगेटिव साइड पे भी शो की गई और पॉजिटिव साइड पे भी शो की गई. ये दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं. ये दो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को सेपरेट कर रही है कि कौन सी वैल्यू, कौन सा एरिया रिजेक्शन रीजन है और कौन सा एरिया एक्सेप्टेंस रीजन है. अगर तो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे और अगर रिजेक्शन रीजन में आएगी तो हम रिजेक्ट करेंगे. जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस. फर्स्ट स्टेप है नल हाइपोथेसिस. सबसे पहले हम अपने नल हाइपोथेसिस को कंफर्म करते हैं कि वो क्या होंगे.
नल हाइपोथेसिस को देखते हुए हम अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करते हैं। हमारा थर्ड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उसको डिसाइड करेंगे। अगर तो वो गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज हम 0.05 यूज करेंगे। फिर हम अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक को फाइनल करेंगे कि कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं, उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइनल करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशंस। हमारे पास जो सैंपल डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे इस स्टेप में। द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम टेबुलेटेड वैल्यू निकालते हैं। टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद नल हाइपोथेसिस को कंक्लूजन में हम लिखते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं कि डू नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारे टेस्टिंग के ये प्रोसीजर हैं, ये स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स की बेस पे हम चलते हैं और अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। Now, testing hypothesis about mean of a normal population. In this case, in this method, we have two cases. Case 1, when standard deviation sigma is known. Case 2, when standard deviation sigma is unknown. सबसे पहले हम केस 1 करेंगे when standard deviation sigma is known. इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या हमें क्वेश्चन में देखना पड़ता है जिससे हमें पता चलता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, ये वाला लगेगा मेथड, वो देखते हैं। सपोज पॉपुलेशन, हमारे पॉपुलेशन में हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू पॉपुलेशन मीन की होनी चाहिए म्यू नॉट, जिसकी बेस पे हम अपने हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नॉन होना चाहिए। सैंपल में हमारे पास सैंपल मीन एक्स बार गिवन हो, और या हमारे पास सैंपल डेटा है तो हम सैंपल मीन एक्स बार निकालेंगे और सैंपल साइज एन। In normal population, we use Z test, which is equals to x bar minus mu naught divided by sigma over under root n. Procedure. Null. The first step is null and alternative hypothesis, which may be h naught mu equals to mu naught, h1 mu does not equals to mu naught, mu less than and equals to mu naught, mu greater than mu naught, mu less greater than and equals to mu naught, and mu less than mu naught. अब आप इन तीन में देखें कि इक्वालिटी सिर्फ नल हाइपोथेसिस में यूज हुई है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वालिटी यूज नहीं होगी। अगर तो क्वेश्चन में वो हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे देते हैं तो हम बाउंड हैं कि हम उसी को लेकर चलें, लेकिन अगर वो गिवन नहीं करते तो हमने नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग खुद से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। द नेक्स्ट स्टेप इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर तो क्वेश्चन में गिवन है देन वेल एंड गुड। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम अल्फा की वैल्यू 0.05 यूज करेंगे। The next step is test statistic. Here we use z equals to x bar minus mu naught divided by sigma over under root n. X bar is sample mean, mu naught is population mean, specific value of population mean. Sigma is standard deviation and n is sample size. The next step is calculations. जो हमारे पास sample data given होगा उससे हम calculated value निकाल लेंगे z की। Critical region. क्रिटिकल रीजन बेसिकली हम अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के चूज करते हैं। अगर h1 म्यू डज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट है तो हम ये तीन तरह के क्रिटिकल रीजन है जो कि चूज कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। z लेस देन माइनस z अल्फा बाई 2 और z ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2 और मॉड ऑफ z ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू z अल्फा बाई 2। जो मोस्टली एग्जांपल्स और क्वेश्चंस में यूज होता है वो मॉड ऑफ z ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2 है। अगर तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डज नॉट इक्वल आता है तो उसे कहते हैं टू साइडेड। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर और लेस आ रहा है तो उसको कहते हैं वन साइडेड। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे टू साइडेड और वन साइडेड को कंफर्म किया हुआ लिखा हुआ है। If h1 mu greater than mu naught, then critical region is z greater than z alpha. If h1 mu less than mu naught, then the critical region is z less than minus z alpha. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बेस पे हम क्रिटिकल रीजन चूज करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज कंक्लूजन। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z रिजेक्शन रीजन में फॉल करती है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस h नॉट को रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट इट। जब हम इन क्रिटिकल रीजन से टेबुलेटेड वैल्यू निकालते हैं और टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को बेसिकली ये जो z क्रिटिकल रीजन में z अल्फा बाई 2 z अल्फा ये बेसिकली टेबुलेटेड वैल्यू है और जो सिर्फ सिंपल z है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो इस क्रिटिकल रीजन से दोनों को कंपैरिजन किया जाता है। इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमारी क्रिटिकल वैल्यू
सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है कि नहीं कर रही, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है कि डू नॉट रिजेक्ट हो रहा है। अब हम आते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 1, अ रैंडम सैंपल ऑफ n इक्वल्स टू 25 वैल्यूज गिव्स x बार इक्वल्स टू 83. n is sample size which is equals to 25, x bar is sample mean which is equals to 83. Can this sample be regarded as drawn from the population with mean mu equals to 80? Mu is the specific value of population mean, and sigma is standard deviation which is equals to 7. Solution. The first step is null and alternative hypothesis. Null hypothesis H naught mu equals to 80 which is given in question. हमें question में given है mu equals to 80 है. Then हमने null hypothesis बना लिया. अब question में हमें alternative hypothesis given नहीं है. हमने alternative hypothesis खुद बनाना है यहाँ पे. अगर तो वो क्वेश्चन में गिवन करता अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो हम वही लिखते, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो हम खुद बनाएंगे। अगर नल हाइपोथेसिस में इक्वल आ रहा है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डज नॉट इक्वल लिखेंगे। h1 म्यू डज नॉट इक्वल टू 80 और ये टू साइडेड है क्योंकि डज नॉट इक्वल आ रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 0.05 ले लेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। नॉर्मल पॉपुलेशन में z equals to x bar minus mu naught divided by sigma over under root n. Here x bar is sample mean, mu naught is population mean, sigma is standard deviation and n is sample size. The next step is calculation. हमारे पास जो अब इंफॉर्मेशन गिवन है, जो सैंपल और पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, उनको यूज करके हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। Sample size n equals to 25 which is given, x bar equals to 83 which is also given, mu equals to 80 and sigma equals to 7. अब हम इन वैल्यूज को टेस्ट स्टैटिस्टिक में जो फार्मूला हमने z टेस्ट यूज किया है उसमें पुट करेंगे और हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू z फाइंड करेंगे जो कि 2.14 है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हम चूज करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर। अब हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस h1 म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 80 है। जब म्यू डज नॉट इक्वल्स टू हो, डज नॉट इक्वल यूज हो रहा हो तो हम क्रिटिकल रीजन लेते हैं मॉड ऑफ z ग्रेटर देन एंड इक्वल टू z अल्फा बाय 2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। मॉड ऑफ 2.14 ग्रेटर देन z और अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने आपको पहले कहा था जो सिंपल z है वो कैलकुलेटेड वैल्यू को शो कर रहा है और जो टेबुलेटेड वैल्यू उसके साथ अल्फा यूज हो रहा है। मोड खत्म हो गया क्योंकि जब नेगेटिव, अगर तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती तो उस पर मोड अप्लाई होके वो प्लस कर देता, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव साइन था तो वो मोड वैल्यू एज इट इज आ गई 2.14 ग्रेटर देन z 0.025। अब हमने स्टैटिस्टिकल टेबल में z की z 0.025 को देखना है टू टेल में, क्योंकि ये टू साइडेड है ना, तो 0.025 को हम टू टेल में देखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.96। अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी 2.14 और टेबुलेटेड वैल्यू हमारी आई है 1.96। अब हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर करके नेक्स्ट स्टेप जो हमारा कंक्लूजन है उस वो ड्रॉ करना है। हमने कंक्लूजन में बताना है कि इस क्रिटिकल रीजन से हमारे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। अब 2.14 ग्रेटर देन 1.96 इट मीन्स कि हमारी टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू में रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन जो कि रिजेक्शन रीजन है उसमें लाई कर रही है, सो वी रिजेक्ट h नोट। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि जो हमारी कंडीशन आई है क्रिटिकल रीजन में 2.14 ग्रेटर देन 1.96, हम इसको देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि इसके अकॉर्डिंग में अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम रिजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए तो 2.14 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1.96। 2.14 ग्रेटर देन वाकई ही बड़ी है, 2.14 बड़ी है 1.96 से, यहाँ पे 2.14 बड़ी है, इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए हम अपने कंक्लूजन में एज नोट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही होती तो हम अपने कंक्लूजन में लिखते कि वी डू नॉट रिजेक्ट एज नोट। एक तरीका ये भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आए। एग्जाम्पल नंबर 2,
Test the hypothesis that the mean of a normal population with known variance 70 is 31. Test the hypothesis that the mean of a normal population is 31. Population mean, which is mu equals to 31, and variance, population variance equals to 70. If a sample of size, which is n equals to 13, gave x bar, which is sample mean equals to 34, let the alternative hypothesis be h1 mu greater than 31 and let alpha equals to 0.10. Solution. The first step is null and alternative hypothesis. null hypothesis हम बनाएंगे अपने क्वेश्चन को देख के, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है नॉर्मल पॉपुलेशन इज 31. इज 31 मींस म्यू इक्वल्स टू 31. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर वो क्वेश्चन में दे देते हैं तो हम बाउंड है कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वही लें. अब हमें क्वेश्चन में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 गिवन है, हम वही यूज करेंगे. अब H1 ग्रेटर देन है तो ये वन साइडेड है. The next step is level of significance, which is also given in question 0.10. The next step is test statistic, which is z test, and z equals to x bar minus mu naught divided by sigma over under root n. The next step is calculations, given n equals to 13, x bar equals to 34, mu equals to 31, sigma square equals to 70, and sigma equals to, हमने sigma square equals to 70 अंडर रूट ले लिया तो 8.367 आया. अब हमने इन वैल्यूज को टेस्ट स्टैटिस्टिक में पुट करना है और अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z फाइंड करनी है, which is equals to 1.29. The next step is critical region. अब हमने अपने alternative hypothesis which is equals to h1, हमने अपने h1 को देखते हुए अपना critical region लेना है. म्यू ग्रेटर जहाँ पे यूज हो तो क्रिटिकल रीजन हमारा बनता है z ग्रेटर देन z अल्फा. वैल्यूज पुट करेंगे. कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z की 1.29 ग्रेटर देन z 0.10. अल्फा की वैल्यू, अब हमने स्टैटिस्टिकल टेबल में अल्फा की वैल्यू के साथ z की टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी है. फाइंड नहीं करनी बल्कि देखनी है. बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेबल में हम वैल्यू देखते हैं. तो 1.29 ग्रेटर देन 1.28 आया. अब यहाँ पे भी देखा जाए तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है. 1.29 ग्रेटर देन 1.28. So the next step is conclusion. As calculated value of z falls in the critical region, so we reject H note. 1.28 critical 1.29 critical region में fall कर रही है. That's why we reject H note. Thank you.